तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जीत के शाओडी के सभी लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं कि रेड ब्लड वाले कुछ लोग चाहे वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वे हम इन लोगों के साथ में डील करने में काफ़ी लेजी है, जिस कारण वे ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो रेड ब्लड ट्राइब के लोग हैं, हम इन लोगों को डेवलप जो है वो कर सकते हैं। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो सर इविल ड्रैगन के ट्रेनर से पूछता है कि जो लोग ट्रेनर आने वाले हैं उन लोगों का लेवल क्या है। जो सुनकर इविल ड्रैगन का जो ट्रेनर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि वे सभी ट्रेनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और उसी के साथ में वे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कोई भी ट्राइब से ओल्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर नहीं आया, सभी लोग जो है वो यंग लोगों को भेज रहे हैं ताकि वे जो सिचुएशन है उसे अच्छे से देख सके। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि किंग क्या आप उन लोगों को देखने के लिए जाने वाले हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, अभी उन लोगों को यहाँ पर आने दो और उनके यहाँ पर रुकने का अरेंज जो है वो करा देना, और मैं चाहता हूँ कि कल तुम सभी को लेकर मेरे पास में आ जाना, मैं तभी उन लोगों से मिल लूँगा। और इससे अलग इस बार तुमने काफ़ी अच्छा काम जो है वो किया है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारा पेट है उसे अपग्रेड कर देते हैं। तो चलो कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कि तुम्हारे पेट को अपग्रेड किया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो वो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो किंग है उनके पास में काफ़ी सारी ट्रिक है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो फैमिलर अपनी बोटल नेक पर अटके हुए थे उन्हें ब्रेक थ्रू कराकर उन्हें होली लेवल के अंदर इंटर करा दिया। इसी कारण काफ़ी सारे जो क्लैन थे वो कन्वेंस हो पाए थे। लगता है कि अब बारी मेरी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पेट के लिए मेरे पास में यहाँ पर 3 एवोल्यूशन है, जिसमें से सबसे पहला है होली एवोल्यूशन, दूसरा है नाइटमेयर एवोल्यूशन और तीसरा है डार्क एवोल्यूशन। तो मुझे बताओ तुम इनमें से कौन से एवोल्यूशन को चूज़ करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि और मेजेस्टी, मैं यहाँ पर सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप ही यहाँ पर मेरे लिए चूज़ कर सकते हो कि कौन सा एवोल्यूशन मेरे लिए अच्छा रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो हर एक एवोल्यूशन जो होता है वो मोस्टर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तुम पावर को चूज़ करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मोस्टर के नेचर के वो बिल्कुल उल्टा चला जाए। और यहाँ पर तुम्हारे स्टाइल को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो होली एवोल्यूशन है वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे इस एवोल्यूशन की सलाह क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में केवल होली एवोल्यूशन के ही मटीरियल है। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो वो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो भी गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करने लगता है। गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए योर मेजेस्टी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली ट्राइब की जो कोर्टयार्ड होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग उससे बोलता है कि ठीक है अपने पेट को बाहर निकालो। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अपने पेट को निकाल लेता है, और हमें पता चलता है कि उसका पेट जो होता है वो असल में एक वाइट ट्री होता है, जहाँ पर कि हमें उसके ग्रेड के बारे में बताया जाता है कि इसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है, जो कि आउटस्टैंडिंग क्लास से आता है। और तभी जो गोल्डी होता है उसका ध्यान भी इस चीज़ के ऊपर चला जाता है, और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि चलो देखो तो ये पेड़ जो है वो देखने में कितना ज़्यादा गंदा और अजीब है। और गोल्डी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो घूरते हुए गोल्डी की तरफ देखकर उसे बोलता है कि इसकी मजाक बनाने से पहले एक बार तुम अपने डॉग को क्यों नहीं देख लेते। जो सुनते के साथ ही गोल्डी भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। और तभी जो गाओ पैंग होता है वो उस ट्री की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा पेट है वो एक प्लांट टाइप पेट है, लेकिन इसके यहाँ पर इवॉल्व करने का जो मेथड होने वाला है वो बाकी के दूसरे एनिमल टाइप मॉन्स्टरों से अलग होने वाला है। जो सुनकर इविल ड्रैगन का जो ट्रेनर होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो शिली को निकाल लेता है और उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि ठीक है सिली, जो आइटम मैं कहता हूँ उन आइटमों को बाहर निकालो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो अपने पास से कुछ आइटम जो होते हैं उन्हें निकाल देती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वे सभी के सभी जो वे स्टोन से होते हैं उन्हें उन ट्री के चारों तरफ लगाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से उन स्टोन के अंदर से एक और रिलीज होने लगता है।
जिसके बाद में अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने पास से एक बोतल को निकाल लेता है। बोतल को निकालते हुए बोलता है कि चलो अब आखिरी काम जो है वो इसका है। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पेंग होता है वो उस ट्री के उस बोतल के अंदर जो लिक्विड होता है वो ट्री के ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि उस लिक्विड की जो स्मेल होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है, जो कि गोल्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्मेल है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो 3 सर वाला डॉग होता है वो इस स्मेल को सूंघने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ये स्मेल कितनी ज़्यादा प्यारी है, मुझे ये चाहिए। और इतना बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी गोल्डी जो होता है वो आकर उसे पकड़ लेता है। और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने मास्टर के रिचुअल को जाकर डिस्टर्ब किया तो याद रखना मास्टर जो है वो तुम्हारा डॉग मीट सूप जो है वो बना देगी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की कोई भी ज़रूरत है कि डॉग मीट सूप क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराने लगता है, जो देखकर 3 सर वाला डॉग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम गाओ पेंग को देखते हैं, जो कि जो वो लिक्विड होता है उसे उस ट्री के ऊपर लगाता रहता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ईविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि जो किंग कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे पक्का उनका कोई ना कोई मकसद होगा, क्योंकि सच बताओ तो आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो स्मेल है वो नहीं सूंघी थी। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उससे लिक्विड की जो स्मेल होती है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिस कारण आसपास के जो डॉग मॉन्स्टर होते हैं वो उस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे डॉग मॉन्स्टर जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में सीधे जो गाओ पेंग होता है उसी की तरफ आने लगते हैं। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की ट्री जो होता है वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। और जो गाओ पेंग होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम एक सेंट टीयर के मॉन्स्टर हो तो फिर तुम्हें घबराने की क्या ही ज़रूरत है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो डमी को निकाल लेता है। डमी को निकालते हुए उसे बोलता है कि डमी याद रखना कि कोई भी हमें इस रिचुअल के अंदर डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहिए, इस काम को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी ओके बोलते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो केवल एक ही अटैक कर वहाँ पर जितने भी वे डॉग मॉन्स्टर आ रहे थे उन सभी को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू दोबारा से गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है, जिसने कि पूरे ट्री के ऊपर वो लिक्विड लगा दिया होता है। बोलता है कि चलो ये काम तो कंप्लीट हो गया, अब टाइम है यहाँ पर अगले स्टेप को करने का। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग अपने पास से एक लेटर को निकाल लेता है। और उस लेटर को निकाल कर जलाते हुए गाओ पेंग बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि गाओ पेंग जो होता है वो उस ट्री के अंदर आग लगा देता है। और ट्री के अंदर आग लगाने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो नज़ारा कितना ज़्यादा शानदार है। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस ट्री का ट्रेनर जो होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस ट्री के ऊपर कुछ अजीब से जो शाइन होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में उस ट्री का जो ट्रेनर होता है वो बोलता है कि माय किंग मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ट्री का एवोल्यूशन जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ट्री के ऊपर से एक ब्लैक कलर की जो परत होती है वो हटने लगती है। और हम देखते हैं कि उस ट्री का एवोल्यूशन जो होता है वो सक्सेसफुल हो चुका होता है, जहाँ पर कि अब उसका नाम होली अरोरा फायर बन चुका होता है। और उसका जो लेवल होता है वो 83 हो चुका होता है। और उसका जो ग्रेड होता है वो भी एपिक हो चुका होता है। और उसके पास में खुद का अरोरा डोमेन भी आ चुका होता है। जिसके बाद में अब उस ट्री का जो ट्रेनर होता है वो गाओ पेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि योर मेजेस्टी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। जो सुनकर गाओ पेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए जो गाओ पेंग होता है उससे बोलता है कि योर मेजेस्टी मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी है, तो अगर आप चाहो तो क्या मैं अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि अगर हमारे मॉन्स्टर के एवोल्यूशन की बात की जाए तो इस चीज़ को ट्राइब के जो प्रीस्ट होते हैं वही संभालते हैं, और वही यहाँ पर मॉन्स्टरों की जो क्वालिटी होती है उसे इंक्रीज करते हैं। इसीलिए जो ट्राइब के ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं उन्हें यहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं उन्हीं की मदद लेनी पड़ती है, ताकि वे अपने मॉन्स्टरों की क्वालिटी को इम्प्रूव जो है वो करा सके। लेकिन क्लैमिटी के बाद में वे लोग जो है वो अब हमारी ज़्यादा मदद जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने अपनी ज़्यादातर जो इनहेरिटेंस है उसे खो दिया है। लेकिन कभी कभी वे मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, और उसी के साथ में कोई गारंटी भी नहीं होती है कि जो हमारा मॉन्स्टर है वो सक्सेसफुली इवोल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिस कारण हमारे ज़्यादातर मटेरियल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ये एक काफ़ी अच्छा चांस है, इस तरह से मैं खुद की एक फ़ोर्स जो है वो बना सकता हूँ, और इसी के साथ में इस तरह से मैं जो यंग ट्रेनर है उनके भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा सकता हूँ। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वे लोग भी तुम्हारी तरह ही सिंसियर है तो उन लोगों की मदद करने में मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी।
और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोपहर में गाओ पेंग का जो रेसिडेंस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाओ पेंग से एक बंदा मिलने के लिए आया होता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो गाओ पेंग से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं जल्दी ही हेडक्वार्टर के अंदर जाने के बाद मैं आपके प्लान के बारे में उन लोगों को बता दूंगा। जो सुनकर गाओ पेंग उसे बोलता है कि ठीक है, याद रखना कि तुम लोगों का जो फोकस है वो सेकंड राउंड पर होना चाहिए, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल और जो रिसोर्सेज है वो भेजने हैं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि माई लॉर्ड, जो मेरे दोस्त है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद में गाओ पेंग दूसरे बंदे से बोलता है कि ठीक है, मुझे अभी थोड़ा काम करना है तो तुम अब जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी ओके बोलकर गाओ पेंग से वहाँ से चला जाता है। और अब जैसे ही गाओ पेंग जो होता है वो उस लड़के के साथ में बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो ट्राइब के काफ़ी सारे यंग ट्रेनर जो है वो आए हुए हैं। और अब इतने सारे यंग ट्रेनरों को देखने के बाद में गाओ पेंग बोलता है कि क्या इतने सारे लोग तुम्हारे दोस्त है। जो सुनकर उसे इविल ड्रैगन का जो ट्रेनर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि ये सारे मेरे दोस्त नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ मेरे दोस्तों के भी दोस्त हैं और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है। सच बताऊँ तो मैं इतने सारे लोगों की एक साथ में मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते ही गाओ पेंग जो होता है वो डमी से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि डमी, कुछ टाइम के लिए अपनी जो ट्रेनिंग है उसे रोक दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, तो आखिर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि डमी जो होता है वो अचानक से वहाँ पर एक बोर्ड जो होता है वो लगा देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड भी लग जाता है जिसके ऊपर की लिखा होता है कि जो भी ट्राइब के लिए ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो है वो देगा, ट्राइब के जो किंग है वो पर्सनली उसे रिवॉर्ड देंगे। और अब उस बोर्ड को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो यंग ट्रेनर होते हैं वो भी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। जो देखने के बाद में गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सत्ता की जो प्यास थी उसे कम आंका है। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि ये सारे जो दूसरी ट्राइब के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या आप उन लोगों से मिलना चाहोगे? अगर आप चाहो तो मैं अरेंज करा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन लोगों से मिलना अभी के टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो निपटाने हैं। सबसे पहले तो मुझे सारे कामों को निपटा देना चाहिए, उसके बाद में मैं ऑफिशियली तरीके से उन लोगों से मिलूँगा। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि चूंकि सभी लोग जो है वो इतनी दूर दूर से यहाँ से आए हैं, तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों के लिए घर बनाने के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, तो इसीलिए मैं अभी उन लोगों से नहीं मिलने वाला हूँ। अभी एक अच्छी लोकेशन देखकर उनके लिए कैंप लगा दो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का अपने पास से मैप निकालते हुए बोलता है कि माई लॉर्ड, मेरे पास में आसपास का मैप है, आपको ये एक बार देखना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का गाओ पेंग को मैप दिखाने लगता है। मैप दिखाते हुए बोलता है कि आप जरा एक बार ज़मीन के इस बड़े से हिस्से को देखिए। इस टाइप पर जो ट्राइब के काउंसिल है उसने कुछ लोगों को वहाँ पर इस जगह को क्लियर करने के लिए भेज दिया है, ताकि वहाँ पर जो होशियार ट्राइब है उसे रखा जा सके। जो सुनकर अब गाओ पेंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में एक बार के लिए मुझे लगा था कि सारा काम जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ट्राइब के जो एल्डर है वो इतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने काम को निपटाएंगे। और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर वाइट ड्रैगन ट्राइब, ग्रीन कोड ट्राइब और यूहू ट्राइब और इससे अलग जो नॉर्थन आइस ट्राइब के लोग हैं, अगर वे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो देना, क्योंकि वे लोग मेरे दोस्त हैं। और अब गाओ पेंग की इस बात को सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो थोड़ा हिचकिचाकर हंसते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि जो एल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, जिस कारण वे ज़्यादातर हम्बल जो है वो दूसरों के साथ में नहीं रह पाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका भी यंग हो और आपकी पावर को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो इसीलिए मैं आपके ऊपर पूरी तरह से यकीन करता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, एल्डरों के ऊपर मुझे पक्का यकीन है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो अपने काम को ऐसे ही करते रहो। और इससे अलग यहाँ पर अपने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना कि जो ग्रीन ब्लड वाले लोग हैं वो तुम्हें नोटिस ना कर ले। और अब गाओ पेंग की इस बात को सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का गाओ पेंग से पूछता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप दोबारा से यहाँ से जाने वाले हो? जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि बिल्कुल, अगर मुझे ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं यहाँ पर रुककर खुद को पावरफुल जो है वो नहीं बना सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ से बाहर जाकर खुद को पावरफुल बनाना होगा। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पेंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड के साथ में वहाँ से निकल चुका होता है। और अब जो गाओ पेंग होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि तुमने कहा था कि अगर हम लोग जो है वो माउंटेन के बीच का जो रास्ता है अगर उससे जाते हैं तो इस रास्ते से हम जो वो ट्रिक्स बैटल फील्ड है उसके अंदर जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो रेसिडेंशियल माउंटेन है इसके अंदर से एक रास्ता जो है वो होकर गुजरता है, जिस रास्ते से सभी रेस जो होती है वो वहाँ पर अपने बीस्टों को भेजती है। यहाँ तक कि जो गॉड और जो डिवाइन बीस्ट है वो भी अपने जो डिसांटेंट है उन्हें वो ट्रिक्स बैटल फील्ड के अंदर भेजती है, ताकि वे लोग जो है वो ट्रेनिंग कर खुद को पावरफुल बना सके।
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए पूछता है कि क्या यहाँ पर डिवाइन बीस्ट भी है। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो डिवाइन बीस्ट है वो यहाँ पर मोस्टरों के 3 ग्रुप है, जिसमें इनका जो टैलेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, जिसके अंदर की बी, फैंग, झाओ, यान और फ्योनिक्स आते हैं। अगर डिवाइन बीस्टों की बात की जाए तो जो डिवाइन बीस्ट होते हैं वो नॉर्मल बीस्टों के मुकाबले काफ़ी ईजी से खुद को इवोल्व जो है वो कर लेते हैं, और इसी के साथ में जिस टाइम पर वे पैदा होते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है नॉर्मल मोस्टरों के मुकाबले। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो फ्लेमी के बारे में याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर जो फ्लेमी है वो भी एक बी फैंग जो है वो बन चुकी है, तो क्या इस टाइम पर जो फ्लेमी है वो भी एक डिवाइन बीस्ट है। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही मैकेनिकल गॉड जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि इससे अलग जो डिवाइन बीस्ट है उसका ग्रुप जो है टॉप माउंटेन के ऊपर रहता है, तो इसीलिए बेफालतू की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पेट का जो रूप है वो धारण करूँगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे पूछता है कि वे किस प्रकार के बीस्ट है जिनसे कि तुम बचना चाहते हो। जो सुनकर जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि उन्हें होली यूनिकॉर्न कहा जाता है। अगर होली यूनिकॉर्न की बात की जाए तो सभी डिवाइन बीस्टों के अंदर होली यूनिकॉर्न जो है वो सबसे नीचे रैंक पर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे एज होने के कारण काफ़ी पावरफुल पावर जो है उसे पोजेस करते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मैकेनिकल गॉड से बोलता है कि वो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो वाटर एक्स बैटल फील्ड है उसके साथ में तुम्हारी कोई हिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए कहीं और पर भी जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि नहीं, जितने भी वॉटर बैटल फील्ड के पैसेज है उन सभी को जो डिवाइन बीस्ट के ग्रुप है उनके द्वारा गार्ड जो है वो किया जाता है, और डिवाइन बीस्टों के गार्ड को तोड़कर जाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हमें इस दिशा में चलना चाहिए, जल्दी ही हम लोग जो है वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक रास्ता जो होता है वो नज़र आने लगता है, और अब उस रास्ते को देखने के बाद में गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही वो रेसिडेंशियल माउंटेन है जिसके ऊपर तुम हमें ले जाने की बात कर रहे थे। और गाओ पैंग के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ, हमें यहीं से ही जाना है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो माउंटेन जो होती है वो असल में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होती है जिसका कि नाम प्योरीफिकेशन कॉन्सल रेसिडेंस कॉन्च होता है, जिसका कि प्योरीफिकेशन 45% होता है और उसकी लाइट जो होती है वो 30% होती है। जिसे देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उसके रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के जो रास्ते होते हैं वो अपने आप से ही चेंज हो रहे होते हैं। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के नाम को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि प्योरीफिकेशन कौंसल रेसिडेंशन कोच है, क्या इसका जो नाम है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो फैटी से पूछता है कि फैटी, क्या होगा अगर कोई अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को 45% तक मास्टर जो है वो कर ले। जो सुनकर फैटी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अगर कोई अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को 45% तक मास्टर कर ले तो वो अपने एक ही अटैक से हमें जान से मार सकता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है, और उसके बाद में वहाँ से चलते हुए बोलता है कि चलो तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद में मैकेनिकल गॉड को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इस बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता है कि ये माउंटेन जो है वो असल में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसका मतलब कि ये साफ है जो भी इस चीज़ के बारे में जानता था वे सभी के सभी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो मैकेनिकल गॉड होता है वो भी इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। सच में मानना पड़ेगा ये इंसान जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार और होशियार है। और अब मैकेनिकल गॉड के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद में जो फायर गॉड वैली होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाओ पैंग भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि इस जगह पर कितनी ज़्यादा गर्मी है। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इस रास्ते से चलते हुए हम लोग जो है वो जल्दी ही वाटर बैटल फील्ड का जो गेट है उस तक पहुंच जाएंगे, और इस जगह पर गार्ड करने वाले डिवाइन बीस्ट जो है वो बी फैंग है, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अब बी फैंग का नाम सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से फ्लेमी को निकाल लेता है। फ्लेमी को निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास में भी एक बी फैंग है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही फ्लेमी का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर उगी हुई जो ग्रास होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि गाओ पैंग इस ग्रास के अंदर से तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो उस घास को खाने लगती है, और उन्हें खाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, इनका स्वाद जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से ये थोड़ी सी ग्रास जो है वो लेकर चलनी चाहिए ताकि हम घर पर इन्हें उगा सके।
और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही सामने से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बीस्ट उड़ते हुए आने लगते हैं, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि लो वे यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो गोल्डी को निकालते हुए बोलता है कि गोल्डी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि गाओ पैंग आखिर इस जगह पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। और अब गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बीस्ट जो होती है वो आकर वहाँ पर बैठ जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बी फैंग है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये सभी बर्ड जो है वो बी फैंग है, पता नहीं ये किस प्रकार का एटीट्यूड दिखाएगी जब इन्हें पता चलेगा कि जो फ्लेमी है वो भी असल में एक बी फैंग है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक बी फैंग जो होती है वो फ्लेमी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिटिल रेड बर्ड, तुम बिल्कुल देखने में हमारी ही बी फैंग की तरह हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन सी रेस से बिलोंग करती हो। और उस बी फैंग की बात को सुनकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन्होंने जो फ्लेमी है उसे नहीं पहचाना। और गाओ पैंग के इतना सोचते ही जो फ्लेमी होती है वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उन बी फैंग से बोलती है कि तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेती। जो सुनते के साथ ही अभी बी फैंग जो होती है वो आपस में बातें करने लगती है। और एक बी फैंग बोलती है कि इसका एक ही पैर है और पूरी तरह से ये रेड है। जो सुनकर दूसरी वाली बोलती है कि लेकिन इसके पेट को देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो ये पेंगुइन की तरह लग रही है। जो सुनकर दूसरी बी फैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम अंधी हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके नीचे रेयर ब्लू फैदर जो है वो भी मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि बहुत हो गया, अपनी बकवास को बंद करो, ये ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल जो है वो हम ही बी फैंग में से एक है। जो सुनते के साथ ही अब सभी की सभी बी फैंग जो होती है वो फ्लेमी के पास में आ जाती है। और एक बी फैंग बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मोटी है। तभी दूसरी वाली बोलती है कि क्या तुम फ्लाई भी कर सकती हो ऐसी हालत में। तभी तीसरे वाली बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही एक और बी फैंग बोलती है कि अगर एंसेस्टर ने कहा है तो पक्का ये बी फैंग ही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एग से निकली होगी इसी कोई उठाकर ले गया होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो जो ये सभी बी फैंग है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और ये फ्लेमी के खिलाफ किसी भी प्रकार की जो घृणा है वो नहीं दिखा रहे। इसका मतलब मुझे फ्लेमी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो बी फैंग की एंसिस्टर होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि मुझसे मिलने के लिए कुछ मेहमान जो है वो आए हुए थे, जिस कारण मैं यहाँ पर आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हीट होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की मदद से सारा डैमेज जो है वो फ्लेमी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, जिस कारण मैं ऐसी हाई हीट से भी इम्यून जो है वो हो चुका हूँ। नहीं तो सच में इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ पर मेरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती, शायद मेरी मौत भी हो सकती थी। लेकिन जो ये एंसेस्टर पीछे से चिल्ला रही है, आखिर ये है कहाँ पर। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर हमारी एक हैच हुई वही लिटिल गर्ल को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, यहाँ तक कि बड़े होने में उसकी मदद भी की है। और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि ये लिटिल बी फैंग जो है वो बाकी बहुत सारी यंग जनरेशनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सच में ह्यूमन, तुमने इसे काफ़ी अच्छे से बड़ा किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बी फैंग जो होती है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है। और ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलती है कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में जो ह्यूमन फॉर्म है उसके अंदर बात करूँगी, ताकि तुम्हारे ऊपर कम से कम प्रेशर बन सके। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है उसे भी वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल लगने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, यहाँ तक कि अब मैं जो ठंडी हवाएं है उन्हें महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जो भी बी फैंग एंसिस्टर है उसने यहाँ पर खुद का जो डोमेन है वो क्रिएट किया है। सच में यकीन नहीं होता कि इसके पास में इतनी खतरनाक एलिमेंट की पावर है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो गाओ पैंग से पूछती है कि ह्यूमन, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम जो फायर गॉड वैली है उसके अंदर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बी फैंग एंसिस्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि मैं वॉटरिक्स बैटलफील्ड जो है उसके अंदर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर अपने जो पैट है उन्हें ट्रेनिंग कराकर और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सकूँ। जो सुनकर बी फैंग एंसिस्टर जो होती है वो फ्लेमी की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और लिटिल बी फैंग, क्या तुम मुझे अपनी जो फ्लेम है वो दिखा सकती हो। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बी फैंग एंसिस्टर जो होती है वो केवल अपने इशारे से ही जो फ्लेमी की फायर होती है उसे बाहर निकाल लेती है, जो देखकर फ्लेमी भी हैरान होते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी की फायर को देखते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, जो तुम्हारी फ्लेम है उसके अंदर में दर्जनों से भी ज़्यादा जो फ्लेम है उनकी खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। इससे अलग इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि तुमने जो वुडन हार्ट फ्लेम है उसे भी मिलाया हुआ है, जो कि अपने आप में ही सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है।
सच में जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकली हो, इसीलिए मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है। आज से तुम मेरी अडोप्टेड डॉटर जो है वो होने वाली हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपनी फ्लेम जो है उसे किस प्रकार कल्टीवेट करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो घबराते हुए गाओ पैंग के पीछे जाकर छुप जाती है और बोलती है कि गाओ पैंग मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जो सुनकर गाओ पैंग भी अब मना करते हुए बोलता है कि जो फ्लेमी है वो केवल मेरा पेट ही नहीं है बल्कि वो मेरी फैमिली का एक मेंबर है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जो फ्लेम वैली है उसके अंदर तो बहुत सारी बी फैंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आखिर तुम्हें जो फ्लेमी है वही क्यों चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि ह्यूमन तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि जो फ्लेम का पाथ होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। सच में अपनी पूरी लाइफ के अंदर ये छठवीं बी फैंग है जिसे कि मैंने देखा है, जिसकी ये डेस्टिनी है जो कि बहुत ही ऊपर तक जा सकती है। और मुझे बताओ कि अगर तुम इसे अपने साथ में लेकर जाते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका जो रियल पाथ है वो इसे सिखा सकते हो। इसका पाथ जो है वो फ्लेम के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर ये तुम्हें फॉलो करती है तो ये कभी भी अपने पाथ को सही से फॉलो नहीं कर पाएगी। और तुम जानते ही हो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बैटल करना, क्योंकि जो बैटल होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमें हमेशा ही बैटल जो है वो करते रहना होता है। और शायद तुम इस बारे में भी नहीं जानते होगे, लेकिन मैं इस बार जो उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो बी फैंग है यंग जनरेशन की वो इस बार जीत पाए, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्राइब के अंदर फाइट जो है वो होने वाली है, जिसमें पहली है बी फैंग, दूसरी है फ्योनिक्स और तीसरी है 1 लेग का क्रो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो ये लिटिल बी फैंग है इसे ट्रेन किया जाए और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस बी फैंग को पावरफुल बनाने के लिए जितना हो सके उतनी मदद करूँगी। मेरे पास में जितने सारे रिसोर्सेज हैं मैं सारे के सारे रिसोर्सेज इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने फ्लेमी के लिए जो रेयर एवोल्यूशन है उसके पाथ को चूज़ किया। और अब अगर एंसिस्टर जो है वो यहाँ पर जो कुछ भी कह रही है वो सच बात जो है अगर वो पूरी तरह से सच है तो सच में मैंने यहाँ का जो खतरा है उसे बहुत ही कम कर कर आंका है, क्योंकि जो अर्थ है वो केवल मेरा घर ही नहीं है बल्कि वो मेरे लिए मेरे पैरों की एक चैन भी है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी तुम इस जगह पर क्यों नहीं रुक जाती हो, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे ही लोग हैं और यहाँ पर रहकर तुम काफ़ी अच्छे से ग्रो भी जो है वो कर पाओगी, और फ्यूचर में जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद करने के लिए भी आ सकती हो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो फ्लेमी होती है वो भी वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है और वो गाओ पैंग से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर बी फैंग एंसिस्टर भी खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया ह्यूमन, चूँकि तुमने यहाँ पर जो हमारी लिटिल बी फैंग है उसे यहाँ पर रुकने के लिए मनाया है तो इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक फैदर को निकाल कर जो गाओ पैंग होता है उसे दे देती है, जिसे देखकर गाओ पैंग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का लेजेंडरी समनिंग टोकन है। क्या ऐसा होगा कि मैं इसके अंदर जिस टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालूंगा तो जो बी फैंग की एंसिस्टर है वो वहाँ पर उसका क्लोन मेरी मदद करने के लिए आ जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बी फैंग की जो एंसिस्टर होती है उसे बोलता है कि क्या आप बता सकती हो कि जो आपका क्लोन है वो किस लेवल तक के जो मोस्टर है उन्हें हरा सकता है, और आपका जो क्लोन होगा उसका मैं कितनी बार इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनकर बी फैंग की एंसिस्टर जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि शायद तुम गलत समझ रही हो, ये फादर जो है वो किसी प्रकार के क्लोन को नहीं बनाएगा बल्कि जो दुश्मन तुम्हें मारेगा ये उसकी जो सेंट है उसे अपने अंदर स्टोर कर मेरे पास में आ जाएगा, और अगर कभी मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारा बदला ले लूँगी। और अब बी फैंग एंसिस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही तो बेचारे गाओ पैंग की सारी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जो बी फैंग एंसिस्टर है वो उसके साथ में ऐसा करेगी। और तभी जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि चूंकि अब हम लोग जो है वो दोस्त बन चुके हैं तो इसीलिए चलो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली जो वॉट्रिक्स बैटल फील्ड है उसके अंदर भेज देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो अपनी फ्लेम को गाओ पैंग और बाकी लोगों के चारों तरफ फैला देती है और उन सभी को अपनी फ्लेम के अंदर लपेट कर एकदम से अचानक से वहाँ से शूट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो फ्लेमी के लिए चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और अब गोल्डी की इस बात को सुनकर जो बिग फैट होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो गोल्डी होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो मैकेनिकल घोड़ा होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो ग्रीन ब्लड वाले लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है, अगर तुम इस रूप में वहाँ पर गए तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो रूप बदलने वाली पिले होती है उन्हें निकाल लेता है और उस पिल को निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में इस चीज़ से निपटने के लिए पहले ही एक रास्ता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू वॉट्रिक्स बैटल फील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से गाओ पैंग जो होता है अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या यही वॉट्रिक्स बैटल फील्ड है।
अगर यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर है उनकी बात की जाए तो सच में यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनकी जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ऐसा लगता है कि पक्का ये किसी गॉड के डिसेंडेंट रहे होंगे जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक लड़का जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि दोस्त, तुम देखने में बिल्कुल भी जाने पहचाने जो है वो नहीं लग रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगता है और उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं मिंगयू कंट्री से बिलोंग करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मिंगयू कंट्री, आज से पहले मैंने कभी भी इस कंट्री का नाम जो है वो नहीं सुना, क्या ये कोई छोटी सी कंट्री होगी जो कि बॉर्डर पर मौजूद है। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।